I'll start with the question type. Exam में this thing is going to appear on the screen. Writing task 2 लिखा होगा, टाइम की डिवीजन लिखी होगी, क्वेश्चन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी. This time is not fixed because in total you have 60 minutes. That's up to you how you divide your time. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. This is the question statement and these are the instructions for the questions. क्वेश्चन स्टेटमेंट आजकल के दौर के मुताबिक बड़ी आसान और सादा सी है, क्योंकि आजकल हमारे पास काफ़ी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लर्निंग के लिए. अगर हम देखें तो स्पेशली अगर हम एजुकेशन पे चले जाएं तो ऐसे ही है. ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं तो सेम है. आपने भी हो सकता है ज़रूर अटेंड किया ऑनलाइन सेशन, स्पेशली व्हेन द कोविड वाज अराउंड. ठीक है, तब तो ऑलमोस्ट एक पूरा साल ऐसे ही चला था सिस्टम. वी गुड. सो ऑलरेडी हमें शायद इसका एक्सपीरियंस भी है वन वे और द अदर वे. क्वेश्चन स्टेटमेंट्स कभी कभी बड़ी अच्छी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती हैं. दैट यू कैन सी जस्ट लाइक हियर. सम यूनिवर्सिटीज नाउ ऑफर देयर कोर्सेज ऑन द इंटरनेट. सम का मतलब हमेशा होता है कुछ, सब नहीं. और जब सम यूनिवर्सिटीज आए थे तो इसमें ये भी ज्यूम किया जा सकता है कि सारे कोर्सेज नहीं, कुछ कोर्सेज. क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट हो, आमतौर पे अगर कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह करने हो तो. ठीक है, वरना ऑनलाइन भी सिस्टम चल जाए. या फिर वो हाइब्रिड कोर्स चलता है. हाइब्रिड समझते हैं क्या हुआ? हाइब्रिड कभी कभार ऑनलाइन, कभी कभार फिजिकली. आपने ये ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा. ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टीचिंग की. अगर आपने टीचिंग में बीएड एमएड करना है ओपन यूनिवर्सिटी से तो वो भी करवा देते हैं. मगर बीएड की जब डिग्री आप करते हैं, एमएड करते हैं, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है. यू हैव टू कम फिजिकली एंड प्रेजेंट समथिंग. आपने क्लास कंडक्ट करके दिखाना होता है. काइंड ऑफ प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर. तो ओपन यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, पूरा कोर्स वो रिमोटली पढ़ाते हैं. मगर जब उन्होंने प्रैक्टिकल सेशंस करवाने होते हैं तो वो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको स्केड्यूल करते हैं, उनको डेट्स देते हैं, उनको बुला लेते हैं सेंटर में. वहाँ पे प्रेजेंटेशंस करवा लेते हैं. या अगर उन्होंने उनको डिप्लॉय करना हो डिफरेंट स्कूल्स में फॉर द इंटर्नशिप, तो वो उनको डिप्लॉय करते हैं और फिर वहाँ से जो स्कूल होता है वो रिपोर्ट भेज देता है कि जिस कैंडिडेट ने कितने सेशंस अटेंड किए हैं, ताकि वो डिग्री के क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाए. गुड. तो अगर डिग्री 2 साल की है तो हो सकता है उसमें से मुश्किल से कोई महीना 2 महीने आपने फिजिकली क्लासेस ली हैं, जिसके अंदर मेनली या तो सिर्फ आप एग्जाम्स के लिए सेंटर में जाते हैं, या प्रेजेंटेशंस के लिए जाते हैं, या अगर आपकी कोई इंटर्नशिप है 2 हफ्ते 3 हफ्ते की उसके लिए. बाकी थ्रू आउट कोई 15-16 महीने हैं आपने उसको ऑनलाइन ही पढ़ा होता है. हाइब्रिड भी हो जाता है. और कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिसमें एक्चुअली कोई ऐसा प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो उसमें थ्रू आउट द डिग्री ऑनलाइन ही चली जाती है. गुड. और कुछ ऐसी डिग्रीज है जिसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो ऑनलाइन ऑफर किया ही नहीं जा सकता, इसलिए वो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती ही नहीं. अब यहाँ पर उन्होंने कोर्सेज को तो डिवाइड नहीं किया हुआ, बस उन्होंने कहा कि सम यूनिवर्सिटीज नाउ ऑफर देयर कोर्सेज. सो जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आता है तो इट मीन्स आपने जब एग्जाम्पल सेट करनी है या आपने किसी कोर्स की बात करनी है, उसको सिलेक्ट करें जो कि इजीली ऑनलाइन डिलीवर हो सकता है. ठीक है, आइल्स की बात कर लेते हैं. आइल्स आराम से ऑनलाइन डिलीवर हो सकते हैं. इसमें कैंडिडेट का फिजिकली प्रेजेंट होना क्लास में ज़रूरी नहीं है. हाँ, एक्टिविटीज़ होती हैं. वो एक्टिविटीज़ अगर कैंडिडेट टाइम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कंप्लीट करके टीचर्स को सबमिट कर देते हैं, सो वी आर गुड टू गो. इवन आजकल जो टेस्ट हैं वो भी आपके सिस्टम्स पे हो रहे हैं. सिस्टम में अगर आप प्रॉपर टेस्ट वाले मोड में जाते हैं तो सिस्टम आपको इन्विजिलेट कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली सबमिशन हो रही होती है, सारा कुछ होता है. सो इट मीन्स अगर आइल्स का कोर्स टोटल ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए, इजीली मैनेजेबल है. क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? So when it says some universities now offer their courses on the internet, so it means we are talking about those courses which can easily be delivered, जिसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग भी हो, सो दैट पीपल कैन स्टडी ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट हम सबको है. सवाल सिर्फ ये है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मीन्स इसके पॉजिटिव असरात ज़्यादा हैं या नेगेटिव हैं. मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जब हम इंग्लिश में ओ आर और का वर्ड लिखते हैं दो चीज़ों के दरमियान में, तो इसका मतलब क्या होता है? या. ठीक है, मीन्स चॉइस आ गई है. ठीक है. एज पर दिस स्टेटमेंट, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? वी कैन आइदर राइट द एंटायर essay on the
positive aspects means advantages, or we can go with the entire essay on the negative aspects means disadvantages. पहली बात समझ आइए, दोबारा बता दो। IELTS में दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन इज वन, कितने क्वेश्चंस करने इसमें तो चॉइस नहीं है, मगर क्वेश्चन के अंदर एक चॉइस है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो हमने आपसे बात की है कि ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का हम एडवांटेजेस ले लेते हैं, इसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास चॉइस आ जाए ओ और के साथ, तो क्या क्वेश्चन आपको खुद कह रहा है कि किसी एक की बात कर लें कि दोनों की बात करनी है? अब सिर्फ इस स्टेटमेंट में मेरा फोकस है। क्या क्वेश्चन आपको ये परमिशन दे रहा है कि यू कैन टॉक अबाउट वन थिंग ओनली? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब आपके पास चॉइस अवेलेबल है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? सो ये आइल्स में एक वाहिद क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो तीन नाम है, एलियासेस हम कर लेते हैं। कुछ लोग इसको ओपिनियन क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एग्री डिसएग्री बोलते हैं, और जो यहाँ पे सामने लिखा है कुछ लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं। ओपिनियन क्वेश्चन या एग्री डिसएग्री इसके एलियसेस हैं। एलियस का मतलब होता है इसी एक क्वेश्चन के डिफरेंट नाम हैं। ये आइल्स में वाहिद क्वेश्चन है जिसमें आप सिंगल साइड लेके उसकी बात कर सकते हैं। अदरवाइज आइल्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे दोनों साइड पे बात करवाते हैं। ठीक है, उस पर अभी हमको एक लेफ्ट किसी में बात कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ओपिनियन क्वेश्चन करेंगे। ओपिनियन क्वेश्चन या एग्री डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एग्री और डिसएग्री का ही वर्ड लिखा हुआ है। जो आपके सामने लिखा है ना, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ऐसे भी आ सकता है। गुड। सो चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ मैं कह दूं दिस इज, आर यू एग्रीइंग विद दिस और डिसएग्रीइंग? सो दैट डिपेंड्स। वो फिर स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और उस पर एक आर्ग्यूमेंट आपसे करवा देगा कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री। फिर वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है ना, वो इसके अंदर डाल देगा। वो पूछेगा जी कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसके फायदे हैं, और नीचे लिख देगा डू यू एग्री और डिसएग्री। तो अगर आपको लग रहा है फायदे हैं तो आप एग्री कर जाएंगे, और अगर आपको लग रहा है फायदे नहीं तो आप डिसएग्री कर जाएंगे, तो बात तो वही आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन IELTS में वी हैव थ्री ऑप्शंस अवेलेबल टू आंसर इट। इसके आंसर तीन तरह से लिखे जा सकते हैं। नंबर वन, वी कैन टोटल अग्री। ठीक है, अगर हम टोटल एग्री करें तो मे बी हम नीचे पॉजिटिव वाली बात को ले लेते हैं। ठीक है, मैं स्लैश करके पॉजिटिव कर देता हूँ। मे बी आप जिस एंगल से या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपकी ओपिनियन है इसके ऊपर, जब आप इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको तो लग रहा है यार ऑनलाइन के तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप पूरा ऐसे सिर्फ फायदे पे लिख दें, या आप जा सकते हैं टोटल डिसएग्री पे, क्योंकि क्वेश्चन हमें चॉइस दिया है, सो वी हैव एन ऑप्शन अवेलेबल। टोटल डिसएग्री मींस आप नेगेटिव हो गए। आपको लग रहा है यार ऑनलाइन के तो नुकसान ही नुकसान है, तो अगर आप इसके एंगल से देख रहे हैं तो आप डिसएग्री कर दें। अगर डिसएग्री वाला उसमें बात लिखी है, आप उसको टोटल नेगेटिव में ले जाएं। तीसरी चीज, आप पार्शल हो जाए। पार्शल का मतलब होता है आप डिवाइड हो जाते। डिवाइड समझते हैं ना? ठीक है, जब हम डिवाइड होते हैं तो क्या ये जरूरी कि हम बिल्कुल 50-50 डिवाइड हो जाए? कि पॉसिबल है कि मैं 60% एग्री कर दूं और 40% डिसएग्री कर दूं, या मैं 30% एग्री कर दूं 70% डिसएग्री कर दूं, या वाइस वर्सा? पॉसिबल है, एग्री? ठीक है, तो जब आप पार्शल जाते हैं
तो बेसिकली आप बात तो दोनों साइड की करते हैं, आप पॉजिटिव की बात भी करेंगे, नेगेटिव की करेंगे, मगर इसकी कोई शर्त नहीं है कि आप बिल्कुल 50-50 होंगे। तो ये किसी तरह की भी डिवीजन हो सकती है, इट कुड बी आ 50-50 डिवीजन, और इट कुड बी मे बी हम 60-40 कर ले। आप किसी एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं, मगर किसी दूसरी तरफ थोड़ा कम टिल्ट होते हैं, मगर आप पार्शल तो फिर भी हैं, आप डिवाइडेड हैं। तो ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसके तीन तरह से आंसर कर सकते हैं। अब आप अगर मुझे ये पूछें कि सर एग्जामिनर का फेवरेट कौन सा है, तो इसमें से एग्जामिनर का फेवरेट कोई भी नहीं। एग्जामिनर को वही चीज अच्छी लगती है जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अगर आप टोटल एग्री को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यू विल गेट मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर। अगर आप टोटल डिसएग्री को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यू विल गेट मार्क्स, एंड वाइस वर्सा। इफ यू आर गुड इन राइटिंग पार्शल, यू विल गेट मार्क्स। बात यह है कि आपकी बात अगर एग्जामिनर तक पहुंच गई है, वी आर गुड टू गो। दैट्स एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। यस मैम। बहुत ज्यादा तो अब ओवरऑल देखा जाए तो बाकी से पॉजिटिव तो ज्यादा है। तो अब एक बंदा उसको नेगेटिव वे में दे रहा है कि मैं तो ये कहना चाहूंगी। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये तो है, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि नहीं, मुझे मेरी ओपिनियन है, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, तो सही है। हाँ जी, या बिल्कुल फिर ठीक इसको है। थोड़ा देखा जाए तो नहीं देखें, आप इसको जिस मर्जी एंगल से लेके देख लें, अगर आप कह रहे हैं ना कि नेगेटिव है, एग्जामिनर आपको कंटेंट के सिलेक्शन पे नंबर नहीं देता। मींस के वो ये नहीं कहेगा यार ये कैसा शख्स है, इतनी साइंस तरक्की कर रही, इतने फायदे हो रहे, तो ये इसके नेगेटिव बात कर रहे हैं। वो आपको जज नहीं करेगा इसके ऊपर। आपका कंटेंट अगर ठीक है, जो बयान कर रहा है कि जी नेगेटिव साइड है इसकी, वो एग्जामिनर को लग रहा है कि हाँ यार ये अकॉर्डिंग टू द कंटेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, दैट्स फाइन। आपकी पर्सनल थिंकिंग के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। इसलिए आप देखेंगे आइल्स में आम तौर पे पॉलिटिकल और रिलीजियस क्वेश्चंस नहीं आते, थ्रू आउट द टेस्ट नहीं आते, ना लिसनिंग में आएंगे ना रीडिंग में। क्योंकि ये कुछ ऐसे टची टॉपिक्स हैं जिसमें इमोशनल हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। वो इससे पूछते ही नहीं, वो जनरल रखते हैं, वो कहते हैं जो मर्जी ओपिनियन देता है। आपकी जो ओपिनियन है, आप अगर अपनी ओपिनियन पेपर पे ले आते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, यू आर गुड टू गो। आपकी पर्सनल शख्सियत की कोई जजमेंट नहीं है। आपने जरा टॉपिक मुश्किल है, मैं आसान टॉपिक पे ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दौर में आमतौर पे देखा जाए तो ज्यादातर पूरी दुनिया में मेल डोमिनेंस है, ऐसी है। चाहे ईस्ट की बात करें चाहे वेस्ट की बात करें, कई जगह पे थोड़ी ज्यादा है, कई जगह पे थोड़ी कम है, मगर एक्चुअली मेल डोमिनेंस है। गुड। अगर एक ऐसे आ जाता है कि जी क्या विमेन को काम करना चाहिए, अभी भी क्लास में मेल लोग ज्यादा बैठे हैं, हम सब कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, हम विमेन के खिलाफ हैं? इस बात पे हमारी जजमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं करना चाहिए, वो आंसर को टैकल कर रहा है, वी आर गुड टू गो। गुड। या अगर मैं कहूँ जी करना चाहिए, तो फिर मेरी क्या जजमेंट होगी कि मैं बहुत ज्यादा लिबरल हूँ, मुझे ख्याल ही कोई नहीं है पर्दे का, मैं कह रहा हूँ ठीक है जो मर्जी करो, तो किस तरफ लेके जाएंगे मुझे? इस पर कोई जजमेंट नहीं, ठीक है। आपने बस क्वेश्चन को आंसर करना होता, दैट्स द थिंग। और आसान टॉपिक ले लेते हैं। आजकल के दौर में देखा जाए तो थिंग्स अ बिट हार्ड। ठीक है, एक फैमिली मेंबर कमाए तो काम नहीं चलता, ज्यादा लोगों को काम करना चाहिए। अगर हम वेल ऑफ नहीं है, हम किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि थोड़ी सी डिप्राइव्ड है, अगर हम छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं, तो अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अगर मैं उस ऐसे पे लिख दूं कि जी हम क्यों काम पे लगा रहे हैं, पॉइंट दे देते हैं, तो ठीक है, उस पे ये नहीं होगा कि जी चाइल्ड लेबर हो रही है। मेकिंग सेंस? तो आपकी जजमेंट नहीं है इसके ऊपर किसी जगह पे, यू जस्ट नीड टू टैकल द टॉपिक एंड यू नीड टू आंसर इट। गुड। इससे पार्शल हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे आप नेगेटिव जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, ये वाली बात समझ आ गई। सो दिस इज अ क्वेश्चन इन विच यू कैन गो थ्री वेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे कैसे डिपेंड करता है। आई ऑलवेज टेल माई कैंडिडेट्स, आपने इनमें से कोई फिक्स नहीं करना कि मैंने ऐसे ही ऐसे लिखे आना। नो, आप फिक्स करें हमेशा टॉपिक पे। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ गया एंड यू हैव अ कंटेंट ऑन वन साइडेड जिसके अंदर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके पास वोकेबलरी रेडी है, इट्स बेटर टू गो ऑन वन साइड। टोटल एग्री करते हैं, टोटल डिसएग्री करते हैं, हमें तो नंबर चाहिए एग्जामिनर से। गुड। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जिसके अंदर आप पार्शल ज्यादा अच्छे जा सकते हैं, आप दोनों तरफ बात करके
ज्यादा अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं, या आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है, सो ऑन। ये टोटल कंटेंट डिपेंडेंट है कि आपने कौन सा टाइप इसमें चूज करना है, टोटल एग्री वाला, टोटल डिसएग्री वाला, या पार्शल। बस इसको फिक्स नहीं करना, आई विल गो अगेंस्ट दैट वन। क्योंकि कई बार हम एक माइंड बना लेते हैं कि जी एग्री डिसएग्री आएगा तो मैंने दोनों साइड पे लिखना है, कई बार दूसरी साइड का हमारे पास बुलेट ही नहीं होता, एक साइड पे ज्यादा कंटेंट होता है, वो चीज फिर आपको एग्जाम में तंग करेगी। यहां तक ओके? कोई बात ना समझ आई हो? ठीक है, सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन आइल्स इन विच यू कैन गो थ्री वेज। इसको ओपिनियन क्वेश्चन भी कहते हैं, एग्री डिसएग्री भी कहते हैं, यहाँ ये इस तरह भी आ सकते हैं, इसमें पूछेंगे कि इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब ऐसे आपने पढ़ लिया, ऐसे पे मैं हार्डली को 5-10 मिनट्स और लगाऊंगा, उसके बाद हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। नाउ एज यू कैन सी देयर आर 4 पैराग्राफ्स। सो आपने आइल्स के पेपर में कोशिश करनी है कि 4 पैराग्राफ्स जरूर बनाने, मिनिमम है। 4 से ज्यादा बन सकते हैं, बट आई विल नॉट रेकमेंड, अदरवाइज 4 मिनिमम बनानी है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टिक करें 4 पैराग्राफ्स, फुल स्टॉप, इजी सा काम है। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, यू कैन कॉल इट इंट्रो, और द लास्ट पैराग्राफ इज द कंक्लूजन। ठीक हो गया जी, फिक्स्ड है। जब भी आपने ऐसे लिखे होंगे ऐसे ही जाता है ऐसे। जो आपके दरमियान के पैराग्राफ्स हैं इनको हम बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल इनको एमपी का नाम दे देते हैं, मेन पैराग्राफ, और इसको मैं 1 कर देता हूँ, MP1, मेन पैराग्राफ 1, एंड वी कैन कॉल इट मेन पैराग्राफ 2। इसको मैं MP2 कर देता हूँ। तो बॉडी में 2 पैराग्राफ लिखने, एक इंट्रो लिखना है, कंक्लूजन लिखनी, सिंपल। इंट्रो में क्या करना है? इंट्रो में आपको ये डबल फॉन्ट नजर आ रहा होगा, वन इज सिंपल फॉन्ट एंड वन इज द बोल्ड फॉन्ट। एग्जाम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल होती है, क्योंकि अब आपने टाइप इन करना है, उसमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होता है कि सिंपल टाइप इन, बोल्ड आप कर ही नहीं सकते उसके अंदर। सो रिक्वायरमेंट इज दिस, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। आपने जो टॉपिक है उसको पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज का मतलब सिंपल है, वोकैबुलरी चेंज करके लिखनी। ठीक है, शुरू शुरू में कैंडिडेट्स को थोड़ी मुश्किल आती है, आपने डिक्शनरी पास रखनी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को उठाना है जहाँ पे से सम यूनिवर्सिटी से एंड ऑल दैट, हर एक वर्ड का सिनोनिम निकाल के उसको रीराइट कर, सिंपल ऐसा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके इस पे ग्रिप आने शुरू होगी, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि सारे वर्ड्स चेंज नहीं करने होते, कुछ चेंज करने हैं, कुछ एज इट इज भी लिख सकते हैं हम। सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर 10 वर्ड्स आगे एक स्टेटमेंट में 5 या 6 भी चेंज कर दिए हैं तो दैट इज कंसिडर्ड पैराफ्रेज। गुड। हर वर्ड का ऑल्टरनेटिव नहीं देना होता। दूसरा, पैराफ्रेज जब आप ये वाला काम सीख जाएंगे, आपको सेंटेंस को खुद ही रीअरेंज करना आ जाएगा। अगर आप उसी जुमले को रीअरेंज करके लिख देते हैं मगर उसका मीनिंग सेम रखते हैं, वी आर स्टिल डूइंग द पैराफ्रेजिंग। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप उसके कुछ वर्ड्स पे चेंज कर देते हैं तो वो एक अच्छी पैराफ्रेजिंग कंसिडर होती है। सो पैराफ्रेजिंग मीन्स रीराइट द टॉपिक सेंटेंस बाय चेंजिंग एंड रीअरेंजिंग द वर्ड्स। बस इतना सा काम करना है। सैंपल आपके सामने है, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नीचे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको खुद नजर आएगा ओके ये रीअरेंज्ड है। गुड। दूसरा काम जो आपसे रिक्वायर्ड होता है इंट्रो के अंदर, दैट इज यू नीड टू गिव आंसर। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आप वन साइडेड बात करना चाह रहे हो तो आप कहेंगे जी मैं मानता हूँ कि इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव। या अगर आप कहेंगे नेगेटिव है तो वन साइडेड बात करके खत्म कर दें। और अगर आप कहते हैं जी मैं दोनों तरफ हूं, तो फिर जैसे स्टेटमेंट यहां पर लिखी वैसे लिखनी पड़ेगी। जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख के दिया आपको, इसमें लिखा है कि इसमें नेगेटिव भी है, मगर मेरे हिसाब से मीन्स जो लिख रहा है राइटर वो कह रहा है कि जी इसमें पॉजिटिव ज्यादा है। इसका मतलब कि वो पार्शल जाएगा, मगर वो टिल्ट करेगा, मे बी वो 60% कहेगा कि जी इसमें पॉजिटिव है और मे बी 40% नेगेटिव भी। अब आपने परसेंटेज पेपर में लिखनी नहीं होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, इट इज द वे यू आर्ग्यू। मी गुड। अगर आप इक्वल हैं, आप कहते हैं जी मैं बिल्कुल 50-50 हूं, तो फिर क्या स्टेटमेंट बन सकती है? इसी स्टेटमेंट को जो बोर्ड में लिखे, अगर मैं इसको कहूँ कि इसको रिवाइज कर दें और लिखे कि मैं इक्वल हूँ 50-50, तो क्या बनेगी? उर्दू में बता दें मुझे। ठीक है, बोथ हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और जी?
इस स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि बता रहा है कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, जो मैंने लिख के दिया आपको? ठीक है, हम कह देते हैं कि एडवांटेजेस फार आउटवे दैट इज, ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्लियरली बता रही है कि राइटर इज सेइंग मोर एडवांटेजेस। अगर इक्वल है, अभी कोई आवाज आई थी, क्या लिखेंगे आप? इसी लाइन को बस यहाँ पे लिख दें कि आई बिलीव देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फिर आपने एग्जामिनर को राइट इन द बिगिनिंग बता दिया कि मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही। मेकिंग सेंस? तो अगर आप किसी तरफ ज्यादा है तो ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल इक्वल है तो इक्वल का वर्ड डाल दें बीच में। हाँ जी, आसान हो गया काम। तो इसमें दो ही चीजें आनी, या तो आप कहेंगे इक्वल है, या आप कहेंगे ये ज्यादा है, या कहेंगे वो ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज को अगर आप चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी स्टेटमेंट लिख दूं, आई बिलीव दैट डिसएडवांटेजेस फार आउटवे दी एडवांटेजेस, तो फिर ऐसे बन जाएगा कि नुकसान ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने के, फायदे कम है। स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। सिंपल देखिए, एक वर्ड को आगे पीछे कर रहे हैं सर, तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्ट्रक्चर में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ जी, वी गुड। अब पता लगे इंट्रो में करना क्या। इंट्रो में यू सिंपली राइट द टॉपिक स्टेटमेंट री, एंड वट एवर द क्वेश्चन इज यू सिंपली गिव वन लाइन आंसर, एक्सप्लेन नहीं करना होता। अब आ जाते हैं आपके मेन पैराग्राफ के ऊपर। इन द मेन पैराग्राफ बेसिकली यू हैव अ फॉर्मूला। मैं यहाँ पे ना कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, और इधर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें जरा स्क्रीन पे अच्छे से नजर आए। यू गिव आइडिया, then you give explanation, and then you give example। इसी फॉर्मूले को हम देखेंगे ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपने आइट्स के पेपर में जब भी ऐसे लिखने हैं, ऐसे के जो मेन पैराग्राफ है, कोशिश करो उसकी पहली लाइन में आपने आइडिया दे देना, वहां पे जनरल नहीं होना। अगर आप उसमें जनरल हो गए तो आइडिया आपका कहीं सेंटर में चला जाएगा, आपके उस पैराग्राफ की जो वैल्यू है ना वो जरा थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली लिखने के लिए कंटेंट या जो जगह है वो सिर्फ 250 वर्ड है। इवन आप लिख जितना मर्जी सकते हैं ऐसे के अंदर, मगर एग्जामिनर इज आस्किंग टू जस्ट गिव मी 250 वर्ड्स। तो अगर आप 250 वर्ड है, टाइम को भी अगर ध्यान में रखें तो 300 350 तक आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन भी करना है। तो आई ऑल्सो रेकमेंड कि ज्यादा लिखा करें, 300 वर्ड्स तक चले जाएं, 310 तक चले जाएं, चले 320 तक भी चले जाएं, आपको जरा अच्छी जगह मिल जाती है एक्सप्लेनेशन की। मगर ऐसा नहीं कि आप बस अब लिखते जाएं और लिखते जाएं, इसलिए आइल्ट्स के पेपर में स्पेसिफिक होकर लिखना है, कंसाइज लिखना होता है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे एसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हमने कंसाइज करना तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड पे आपको लिख दिया, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम आइडिया पे चलते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, आई थिंक दूसरा आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो पहला पैराग्राफ है बेसिकली ये ड्रॉबैक्स की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड डाउन साइड लगा दिया। ठीक है, सो वन पोटेंशियल डाउन साइड स्ट्रेट वे बता रहा है कि जी नुकसान क्या है of online course is lack of direct in-person interaction. Right in the very first line idea is there. This is actually what you need to do. अब बाकी के जो लाइंस है एक्चुअली इसकी सारी एक्सप्लेनेशंस है। अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स, वर्चुअल learning environments do not allow students to engage face to face with their instructors, which may hinder immediate clarification of doubts and limit real time discussions. Additionally, online learners miss out on the social aspects of education। यहाँ से एक्चुअली आपका दूसरा बुलेट स्टार्ट हो गया, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ रही है, जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, सच एज पीयर कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्टेनियस इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। ये पीयर कोलैबोरेशन क्या होती है? स्टूडेंट टू स्टूडेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी ठीक है, मगर पीयर का मतलब होता है अगर आप किसी एक जगह पे बैठे हैं तो जो आपके लेवल पे लोग, तो इसका मतलब है कि आप अगर ऑनलाइन बैठे हैं तो टीचर के साथ तो आपकी इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो आपस में भी तो नहीं है। ठीक है, वी हैव अ क्लासिक एग्जांपल, अभी आप देख लें, आपके यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 30 35 लोग बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन में 11 लोग बैठे हैं। उनकी आपस में भी इतनी इंटरेक्शन नहीं है अभी, और क्लास के साथ भी नहीं है। बिल्कुल, इसी चीज को हमने नेगेटिव कह दिया कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब आगे उसकी एग्जांपल आ रही है। ठीक है,
अब एक चीज यहाँ पे आपने समझनी है, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं या इस फॉर्मूले की बात करते हैं, पूरे पैराग्राफ में एटलीस्ट वन एग्जाम्पल मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, एक बुलेट के साथ। अब क्योंकि ये सारे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव्स की, तो अगर हम किसी एक की भी एग्जांपल दे देंगे, वी आर गुड टू गो, गुड। कई बार किसी बुलेट की स्पेसिफिक एग्जांपल होती है, या कई बार तीन बुलेट्स आप लिखते हैं कि ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, नीचे एक एग्जांपल देते वो तीनों को कवर कर जाती है। ये आइट्स में उन्होंने थोड़ी सी कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। हर बुलेट की कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बुलेट है, उसकी एग्जांपल नहीं दिया है, एडिशनली डाला है, नीचे उसकी एग्जांपल दे दी, स्टूडेंट्स इन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज can participate in seminars, group discussions, and informal study sessions, fostering a sense of community and shared learning। ये जो एग्जांपल है, ये बेसिकली पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, इसमें टीचर वाली एग्जांपल नहीं है। मगर हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, यस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर दी। बाय कंट्रास्ट, ऑनलाइन लर्नर्स आर ऑफ्टन कन्फाइंड टू डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू डिस्कशन बोर्ड्स, जैसे आजकल हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, emails which may not be engaging और stimulating। कई बार क्या होता है कि डिस्कशन बोर्ड्स या ईमेल्स के अंदर हम भेज देते हैं, तो कैंडिडेट्स जब अवेलेबल होते हैं अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंगेज होते हैं, मगर फिजिकल प्रेजेंस के अंदर डेफिनेटली जितने लोग बैठे होंगे वो फिर उसी वक्त ऑनलाइन इंगेज हो जाते हैं या लाइव इंगेज हो जाते हैं। बस यही इसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया हो। हाँ जी, अब मुझे बताएं, आर यू गेटिंग दिस आइडिया? एक्सप्लेन एग्जाम्पल। ये एक ही फॉर्मूला है, आपने जितने मेन पैराग्राफ्स लिखने हैं ये एक ही फॉर्मूला बार बार एग्जीक्यूट होता है। कह लें कि आइल्स का फॉर्मूला बनाना। अगर अब मैं दूसरे पैराग्राफ में जाऊंगा तो सेम ऐसे ही। यहाँ पे अब कनेक्टर्स बड़े इजी हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली। सो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स एंड प्लस देयर इज एन एग्जांपल एज वेल। ये वर्ड्स इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये कनेक्टर्स हैं, आपको पता हो कि कनेक्टर्स कैसे यूज करने हैं। और एग्जांपल भी इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको पता हो कि एग्जांपल कहाँ पे आ रही है। अदरवाइज एग्जाम में अगेन यू आर नॉट सपोज टू हाईलाइट एनीथिंग एट ऑल। आप जो लिखेंगे एग्जामिनर पढ़ेगा, एग्जामिनर खुद ही इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। हाँ जी, यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। ऑल सेट? ठीक है, फाइनल कंक्लूजन पैराग्राफ, इसको मैं स्क्रीन को जरा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, वी आर फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। अगेन कनेक्टर लगा हुआ है इन कंक्लूजन। और आप मुझे बताएं कि जो बात हमने इंट्रो में की थी, क्या वही बात यहाँ पे हमने वाज़ेह तौर पे दोबारा लिखी है? इंट्रो में हमने कहा था कि फायदे ज्यादा नुकसान कम है, ये लिखा है यहाँ पे? ओके, मुझे वर्ड्स हाईलाइट करवा देंगे? ठीक है। वाइल ऑनलाइन लर्निंग डज हैव सर्टेन ड्रॉबैक्स, जो कि हमने एक्सप्लेन किए हैं, आगे उसने उसको वेरीफाई भी कर दिया है। इट्स बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मेक इट अ हाईली पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन आम तौर पे काफी सिमिलर होते हैं। कह लें कि अगर आपने इंट्रो में पोजीशन क्लियर कर दिया, आपने वही बात नीचे दोबारा लिखनी है। सो बेसिकली उसी को रीराइट करना हो। अदरवाइज आपने जो भी मेन पैराग्राफ्स में लिखा है उसको वन लाइन के अंदर आपने लिखना होता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये दो मेन पैराग्राफ्स की हेडिंग बना दें मुझे, यहाँ पे हेड बना दें, तो जो भी आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, अगर आप उसी हेडिंग को उठा के अगर नीचे लिख देते हैं, सो एक्चुअली वी आर मेकिंग द कंक्लूजन। तो ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आइल्स के पेपर में हेडर्स तो नहीं लगते हैं। तो अगर आप हेडिंग एज्यूम करके यहाँ पे लिख लेते हैं, या इंट्रो को ही दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, सो वी आर गुड टू गो। हमारा आखिर वाला पैराग्राफ रेडी हो। हाँ जी, अब मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, सो वी कैन टैकल। अगर नहीं है तो फिर इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। और मैं यहाँ से ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
और जी जो मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया एक्चुअली उसका क्रक्स या उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इंट्रो में क्या करना है, बॉडी में कितने पैराग्राफ्स, उसका फॉर्मूला, और कंक्लूजन में क्या करना है, सेम चीज़ लिखी हुई है। मगर आज मैंने आपको यहाँ की बजाय ऐसे से डायरेक्ट समझा दिया। आपने जो भी सवाल पूछा था सर जी, कनेक्टर्स बेसिकली क्लैरिटी के लिए होते हैं। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो अगर आपकी बात क्लियरली जा रही है तो इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, आपको वो बात दोहरानी नहीं पड़ेगी, एक ही बात में समझ आ जाए। अब आपका पेपर एग्जामिनर के पास चला जाना है, आप वहां पर नहीं है तो डिस्कशन तो हो नहीं रही है, एग्जामिनर ने पढ़ना और समझना है। अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही है तो मे बी एग्जामिनर इज गोइंग टू री रीड, अगर उसको दूसरी बार समझ नहीं आएगी तो मे बी इज गोइंग टू री रीड फॉर द थर्ड टाइम। और मेरा ये मानना है, अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ मुझे एक बार पढ़ के अगर समझ आ गया ना तो कैंडिडेट हाई बैंड पे वैसे ही फॉल करना शुरू कर देते हैं। कंटेंट इजी है, इसका मतलब आप फ्लो में जा रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है, चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है। और अगर मुझे बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो जितनी बार पढ़ना पड़ेगा मैं तो उसके हिसाब से बैंड नीचे लेके आता हूँ। इसका लेके क्लियर नहीं लिखा हुआ, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आई नीड टू री रीड एंड री रीड। कहाँ पे बात खत्म हुई, कहाँ पे दूसरी बात शुरू हुई, पहली बात की एक्सटेंशन कहाँ पे थी, एग्जाम्पल कहाँ पे जोड़ी आपने, वो तो मुझे समझना पड़ेगा ना, आपने तो नहीं समझाया। तो आपने अगर समझा दिया देन यू गेट द मार्क्स। अगर हम पॉजिटिव साइड में तीन एडवांटेजेस लिखते हैं, मतलब वो किस्म के तीन आइडिया हो गए, उसको जो एक्सप्लेन फिर उनके एग्जांपल काफी, मतलब वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो दो लिख दें आप सर जी। देखें, मुझे बताएं क्वेश्चन में उसने कितने मांगे हैं आपसे, चलिए आपने अच्छा सवाल किया। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने एडवांटेजेस और कितने डिसएडवांटेजेस लिखी, नहीं किया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन की कोई डिमांड ही नहीं है। अगर आप एक एडवांटेज लिख दें, मीन्स एक पॉजिटिव बात लिख दें और उसको पूरे को एक्सप्लेन कर दें, और एक ही ड्रॉबैक लिख दें, वी आर गुड टू गो। कई बार वो डिमांड करते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, फिर मिनिमम दो दो तो लिखने होते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ वो तो हमारी मर्जी, हम दो लिख दें, हम तीन लिख दें, एक तो लिखना था। मगर जितनी बार आइडिया नया देना है उस आइडिया को एक्चुअली डेवलप करना है, डेवलप दी आइडिया। आप काइंडली कभी भी आइल्स के जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स है ना इंटरनेट से खोल के पढ़ लें, टास्क 2 के, और आपने पढ़ने हैं बैंड 5 के टास्क अचीवमेंट में, बैंड 6 7 8 9, उसके अंदर ये वाला वर्ड वो यूज करते हैं बार बार, वो कहते हैं कि आइडिया जो है ना वो डेवलप नहीं था। इसका क्या मतलब, वो आइडिया डेवलप नहीं था, एक्चुअली स्टूडेंट ने बुलेट सही लिखा जो कि टॉपिक को मैच कर रहा है, मगर एक्सप्लेन नहीं किया उसको। तो दैट्स द रिक्वायरमेंट, इसलिए आपने उतने ही लिखने जितने आप एक्सप्लेन कर सकें। वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। यही तो आपसे मैनेजमेंट करवा रहे हैं कि आप कैसे बात करते हैं हमारे साथ। गुड सर। अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है आप दो लिख दें, तीन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जितने लिखेंगे डेवलप करना। तो बाद का यूँ होता है कि हमारे पास एडवांटेजेस तीन चार पांच भी होते हैं, अगर हम हमें ये पता होता है कि हमने लिखने दो हैं और इनको एक्सप्लेन भी करना है विद एग्जांपल, वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाती है। आइडिया अगर तीन चार लिखने हुए और एडवांटेजेस चार पांच लिखने हो, वो मसला नहीं होता। उसके अंदर यही है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का लेक्चर अटेंड किया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या सीखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम यही सीखते हैं कि कितने आइडियाज़ हैं, पहले आइडियाज़ को लिस्ट कर लेते हैं, जैसे आपने कहा 4 5 है। इन्हीं के बाद में आपने सोचना है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा आता है हमें, ये आपने लिखने से पहले सारा एनालाइज करना है। आप कैसे करेंगे, पेपर पे करना है, ओरल काम कोई भी नहीं है। आप लिखिए यार अगर मैं आइडिया नंबर 2 लेता हूँ तो उसके अंदर मैं ये बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और उसके अंदर मेरे पास तो ये एग्जांपल भी अवेलेबल है। गुड। पहला आइडिया, आइडिया बड़ा अच्छा है मगर मेरे पास ना तो एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, आप पहले वाले को छोड़ दें। ये एक्चुअली आपने लिखने से पहले सारा डिसाइड करना था, ये कह लें कि एक पेपर का पार्ट है। गुड। आज मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात नहीं की, मगर ये जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं दिस इज एक्चुअली व्हाट यू डू बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। ये तो एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि आप मैनेज करके लिखें। खाली बुलेट्स लिखने में फिर तो काम ही आसान था, 14 15 बुलेट्स लिखाते, कुछ 6 7 एडवांटेजेस के 6 7 डिसएडवांटेजेस के, मसला ही हल हो जाता। बात यह कि बात की वजाहत करनी है। जी और कोई सवाल, यू ऑल सेट, गुड है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे।
ऑनलाइन का देख लेते अगर कोई क्वेश्चन आया तो। ऑनलाइन क्या, फिर क्या फायदा है सर? ऑनलाइन का क्या फायदा, नीचे लिखे हुए इतने सारे फायदे हैं। रिजवान जी, ये नया नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ा ऑनलाइन का, क्या फायदा ऑनलाइन के? ओके, जिसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ।